लोकसभा 2024 के लिहाज से मंगलवार का दिन बेहद अहम और ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि सबकी निगाहें विपक्षी गठबंधन और एनडीए की बैठक पर जमी हुई थी। 2024 के राजनीतिक समीकरण के हिसाब से दोनों ने एक नई तस्वीर यहां पर पेश करने की कोशिश की है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों का 2 दिनों का मंथन, तो दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इन बैठकों के जरिए एक दूसरे को संदेश देने और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। तो 2024 के चुनाव में अब कुछ महीने ही रह गए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों ही ओर से बैठकों का ये सिलसिला जारी रहेगा। बेंगलुरु में विपक्ष ने ऐलान भी कर दिया कि उसकी अगली मीटिंग मुंबई में होगी। दिल्ली की बैठक की बात करें तो एनडीए के 38 दल इसमें शामिल हुए और बैठक के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। साथियों, जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। ये में कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। हम सभी एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा है 2014 हो या फिर 2019, भाजपा को बहुमत से अधिक सीटें मिली, लेकिन सरकार एनडीए की ही रही, एनडीए की भागीदारी बनी रही। हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं, बल्कि मजबूती का माध्यम है। तो अब 2024 में इंडिया बनाम एनडीए देखने को मिलने जा रहा है। तो इस एनडीए की बैठक के बाद एनडीए में जो शामिल दल हैं, उनके नेताओं ने क्या कुछ कहा है, कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाते हैं। बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी और जो पिछले 50-60 सालों में जो काम नहीं हुआ था डेवलपमेंट का, उसके ऊपर चर्चा हुई। जो 50-60 सालों में नहीं हुआ जो विकास का काम इस देश के लिए, वो 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने करके दिखाया है। लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार 2024 में मोदी जी फिर एक बार मोदी सरकार और 330 प्लस आज की परिस्थिति में, विपक्ष ने अलायंस का नाम आज की परिस्थिति में, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ेगा। एनडीए की बैठक में सब लोगों ने सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया कि आगामी 2024 के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम सब लोग मिलकर के, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोग मिलकर के करेंगे। सब लोग उपस्थित हुए और प्रस्ताव पारित करके सब लोगों ने एक मत से माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल की सराहना की और इनके बढ़ते लोकप्रियता के प्रति सब लोगों ने खुशी जाहिर की। मोदी जी को पुनः 2024 में तीसरा बार भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग मन बना लिया है। और एनडीए की बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी के जो दोनों गुट हैं, वो नेता भी मौजूद थे। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच रिश्तों में गर्माहट भी नजर आई। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के पैर छुए और फिर पशुपति पारस ने उन्हें गले भी लगाया। इससे पहले पशुपति पारस बोल चुके हैं कि दोनों पार्टियों का विलय नहीं होगा। और इधर प्रधानमंत्री ने भी चिराग पासवान को गले लगाया। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये जो दोनों गुट है एलजेपी के, ये साथ आ पाएंगे या नहीं, और जो हाजीपुर सीट पर ठनी हुई है वो उसका विवाद कैसे थमेगा। यकीनन जहां सारे दलों ने अपने अपने पक्ष रखे और प्रधानमंत्री जी पर अपना विश्वास जताया, वहीं सबसे अहम प्रधानमंत्री जी का अपना भाषण था, उनका अपना वक्तव्य था, जिसमें उन्होंने 2024 के लिए एक नई रूपरेखा तैयार की
और तमाम एनडीए के साथियों में एक नया जोश, एक नया उत्साह उन्होंने भरने का काम किया। तो विपक्षी दलों के गठबंधन को एक नया नाम मिल गया है, इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो 26 दलों का ये गठबंधन अब ठोस रूप ले रहा है। अगली बैठक मुंबई में होने जा रही है और वहीं विपक्षी दलों की बैठक के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए और इंडिया की लड़ाई है, नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच लड़ाई है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच का ये मुकाबला होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एक एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। Our alliance will be called the All People Have Agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties a new name is given, that is Indian नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपने लिए चुना। मंगलवार शाम विपक्ष के कई दिग्गज नेता एक साथ नजर आए। राहुल, ममता, केजरीवाल, उद्धव जैसे अलग अलग नेताओं ने एक साझा लड़ाई का आह्वान किया। कहा कि बीजेपी और उसकी नीतियों को हराने के लिए एक साथ आना जरूरी है। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। हालांकि इस विपक्षी गठबंधन की कई चुनौतियां हैं। चुनावी एजेंडा तय करना, प्रचार की रणनीति बनानी है, अधिकतम सीटों पर साझा उम्मीदवार की संभावना तलाश करनी है और एक नेतृत्व भी चुनना है। इस लिहाज से ममता का इशारा काफी अहम रहा। और फेवरेट राहुल गांधी, शरद पवार जी and all my youngsters who are sitting behind the dais, they are the future. हालांकि नेतृत्व के सवाल को फिलहाल हर कोई टालना चाहेगा। सब कुछ नतीजों और अलग अलग दलों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। लेकिन धीरे धीरे गठबंधन आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में सचिवालय बनना है और अगली बैठक मुंबई में होनी है। तो कारवां चल पड़ा है। रास्ते में दुश्वारियां बहुत हैं। बिल्कुल सामने 38 दलों का एनडीए है, जिसके पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता है। लेकिन तमाम क्षेत्रों के अलग अलग नेताओं ने एक साथ आकर एक चुनौती तो खड़ी कर ही दी है। अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या 2024 में विपक्ष 2004 का करिश्मा दोहरा पाएगा। बेंगलुरु से मनोरंजन भारती के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिस विमान में सवार होकर विपक्ष की इस बैठक से बेंगलुरु से दिल्ली लौट रहे थे, उसकी भोपाल में कल इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। खराब मौसम के चलते फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेंगलुरु से विपक्षी दलों की 2 दिनों की बैठक में शामिल होकर तब लौट रहे थे जब मौसम खराब होने की वजह से ये स्थिति। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल
एयरपोर्ट की। तो ये खबर सुनकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और विधायक कुणाल चौधरी जो हैं वो एयरपोर्ट पहुंचे राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करने। तो कल से अब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक दोपहर 3 बजे होगी। सर्वदलीय बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से चर्चा की जाएगी, जैसा कि हर बार होता है। और हर बार हम देखते हैं कि संसद का सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। हर सत्र से पहले सभी दलों के साथ ये बैठक होती है। इसके अलावा एनडीए के फ्लोर लीडर्स की भी एक बैठक आज शाम 5:30 बजे से होगी, जिसमें मॉनसून सत्र में सरकार की तैयारियों और संसद में विपक्ष के सवालों के जवाब में सरकार की रणनीति समेत कुछ और तैयारियां की जाएंगी। अगर दिल्ली की बात करें तो यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गया है। आज सुबह 9 बजे यमुना का जलस्तर 205.60 मीटर दर्ज किया गया। खतरे का निशान जो है 205.33 मीटर है। कल यमुना का जलस्तर नीचे आ गया था। 10 जुलाई के बाद यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान के नीचे आया था। अब कल रात 8 बजे 205.30 मीटर दर्ज किया गया है। 10 जुलाई को शाम 5 बजे खतरे के निशान को पार कर गया था। दिल्ली के रिहायशी इलाकों तक पहुंचा यमुना का पानी अब निकलने लगा है और अब भी कई लोग हैं जो लेकिन राहत कैंपों में रह रहे हैं। पानी निकालने के बाद भी लोगों की परेशानियां फिलहाल कम नहीं हुई है, क्योंकि कहीं पर गाद है, कहीं पर मलबा है और बीमारियों का खतरा जो है वो बना हुआ है। 45 सालों में पहली बार यमुना नदी का पानी ताजमहल की दीवार तक पहुंच गया है। आगरा में लगातार हो रही बारिश से यमुना नदी उफान पर है और कहीं ना कहीं अब वो चिंता का सबब बन रही है, क्योंकि जिस तरह से आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है वो लोगों की मुसीबतें बढ़ा सकता है। और उधर गुजरात में भी बारिश कहर ढा रही है। कुछ इलाकों में राजकोट में भारी बारिश हुई है, जिसके चलते शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है और लोगों को अब कई तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ पर माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों में यहाँ पर 300 मिलीमीटर तक पानी जो है वो दर्ज किया गया है। जिस तरह से बारिश यहाँ पर लगातार हो रही है और सड़कों की स्थिति भी आप राजकोट की देख सकते हैं। सहारा समूह के 10 करोड़ निवेशकों के लिए बड़े दिनों के बाद एक अच्छी खबर आई है। जल्द ही उन्हें अपना सालों से फंसा हुआ पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया और इस लॉन्च के साथ ही सहारा ग्रुप के 4 सहकारी समितियों में लोगों के फंसे पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि ट्रायल बेसिस पर शुरुआत में निवेशकों के 10,000 रुपए जो हैं वो लौटाए जाएंगे और ट्रायल सफल होने पर धीरे धीरे रिफंड की रकम जो है उसे बढ़ाया भी जा सकता है। इस पोर्टल पर शुरुआत में 1 करोड़ 7 लाख निवेशक जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अमित शाह के मुताबिक रिकॉर्ड के मुताबिक 4 करोड़ जमाकर्ता हैं जो 10,000 रुपए तक पाने के हकदार हैं और ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। 45 दिनों के भीतर दावेदारों के बैंक खाते में पैसा जमा करवा दिया जाएगा। एक तो करोड़ों ऐसे लोग जिनकी गाढ़ी कमाई एक 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर स्थगित हो गई। कहीं पर भी इस प्रकार के घोटाले का आरोप लगता है या घोटाले होते हैं तो तुरंत ही मल्टी एजेंसी सीजर हो जाता है और मल्टी एजेंसी सीजर को कोई एजेंसी इसमें निवेशक का विचार नहीं करती, अपने अपने इंटरेस्ट का विचार करती है। तो यहाँ आप ऑनलाइन जो है वो इससे जमा करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अपना करवाना होगा और उसके बाद धीरे धीरे जो पैसा है वो वापस आना, रिफंड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में उन्हीं लोगों को इसका फायदा होगा जिन्होंने 10,000 रुपए तक निवेश किए हुए हैं या जिनके 10,000 रुपए वापस आने हैं।